हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हम कुछ क्विक रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का अपर पीसीएस के लिए। इसमें लगभग 90 अबव आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करने वाले हैं और उसके साथ साथ में हम जो है वो और भी पीवाईक्यूज देखेंगे जब हम आंसर सॉल्व करेंगे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जो है उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जिलों को आपको सही अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मीन्स सबसे ज़्यादा जहाँ की है, फिर वहाँ से स्टार्ट करके सबसे कम इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर इसका आंसर हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए कि पहले आप खुद से करें, फिर उसके बाद आप आंसर देखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इस कॉलम को आपको ध्यान देना है। साक्षरता दर जो पुरुषों की है वो इस तरीके से, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिया है ये है सबसे कम वाले और फिर नीचे को ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, आपको नीचे को देखना है, वो बढ़ रही है यानी कि वो आरोही क्रम में है यहाँ से इधर को। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर वैसे कितनी है, 87.4% है। जैसे जो पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है वो ये है, जिलावार जो है उत्तरकाशी के बारे में पूछा गया था कि साक्षरता दर बताइए, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से पूछे है। महिला साक्षरता दर आपको देखनी है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है ऐसे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इधर को इंक्रीज हो रही है, यानी कि 70 क्या है एवरेज है उत्तराखंड की। ये भी पूछा गया है पीसीएस 2009 में। यहाँ पर जिला है और कुल साक्षरता तो आपको याद ही रखनी है, जो कितनी है 98.8% है। और उधम सिंह नगर की सबसे कम है, फिर हरिद्वार, टिहरी, इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग आप पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वैसे देहरादून की, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर चमोली। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का पशु कौन है। कस्तूरी मृग है, उसकी जानकारी है उसके बारे में, आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़िए। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार जो है किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम जो दिखाया गया है वो इन चारों में से किसका है, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लगभग 25% है। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, यूकेपीएससी के ही किसी एग्जाम में पूछा है। फिर है 2011 की जनसंख्या के कारण अनुसार जो है उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले की जो साक्षरता दर है सबसे कम है, पूछा गया। सबसे कम कहाँ की है, उधम सिंह नगर। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि यूएस नगर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो है ये है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, इस तरीके से आपको देखनी है। और कुल साक्षरता दर भी यहाँ पर दी हुई है, कितनी है 73। एटलीस्ट सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुल कितनी है, इतनी। महिला और पुरुष की भी अलग से पूछते हैं अब। और वही सेंसस का वीडियो जो है वो एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले आप देख लीजिए उसे, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा याद रह जाएगा उससे। जो डेटा वाले हैं ना, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप एक दिन पहले देखिए, एग्जाम से एक दिन पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है। सबसे अधिक अगर हम इंडिया लेवल पर देखें तो सबसे अधिक किसकी है, मिजोरम की है इन चारों में से। वैसे क्या है, केरल, तमिलनाडु और मिजोरम। देखिए तीसरे स्थान वाला जो है वो पूछा जाएगा, पहला और दूसरा इसमें ऑप्शन में ही नहीं था। तो आपको 3 तक तो याद करनी है, स्टार्टिंग और लास्ट के 3। ये पूछा गया प्रश्न है यूकेपीएससी में। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो केरल का सबसे ज्यादा है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1084। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, अभी हमने देखी थी ऊपर। ये जो है आपका, ये सेंसस को रिवाइज करने के लिए टेस्ट है। ठीक है, सेंसस को भी रिवाइज हो जाएगा और बाकी आगे तो क्वेश्चंस हैं ही। और वही चीज़ आपका, ये टेबल वही है दोबारा से रिवाइज करने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड के जिले हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। सबसे कम इन चारों में से कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। देखिए आप, रुद्रप्रयाग की वैसे सबसे कम ही है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, फिर बागेश्वर, यहाँ ऐसे ये आगे को बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो चौथे नंबर पे है वो है
नैनीताल जिसकी सबसे ज़्यादा है, फिर यूएस, फिर देहरादून, फिर सबसे सर्वाधिक किसकी है, हरिद्वार की है। और ऐसे ही आपको ये दशकीय वृद्धि दर भी आपको देखनी है। जो पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी है, जो स्टार्टिंग के दो हैं पौड़ी और अल्मोड़ा, उनमें नेगेटिव में रही है और इनफैक्ट ये पूछे भी गए हैं, सो फोकस ऑन दिस। और यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, दशकीय वृद्धि दर, वो किसकी है, यूएस नगर की, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से कंपैरिजन मिल जाएगा। गिव मी 1 मोमेंट। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, लास्ट के जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट है ना, 2 और देहरादून, दोनों यूएस नगर और हरिद्वार प्लेन हो गए, फिर देहरादून, इन तीनों में आगे पीछे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, सो जनसंख्या हो गई हमारी, जनघनत्व और दशकीय वृद्धि दर में इन तीनों में ही जो है कोई ना कोई एक है। जैसे इन दोनों में जनसंख्या में हरिद्वार है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर लेकिन दशकीय वृद्धि दर में यूएस नगर ज़्यादा है। ठीक है, सो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कंपेयर करके आप याद रखने की कोशिश कीजिए। और बाकी ये सेंसस मैंने डिटेल में करवाया हुआ है उस वीडियो में, प्लीज़ आप उसे रेफर ज़रूर कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व अभी हमने देखा था कितना है, 189 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो राष्ट्रीय औसत है वो कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व जो है वो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1951 से लगातार इसमें वृद्धि देखी गई है। और ये प्रश्न जो है PRO 2021 UKPSC के किसी उसमें 2016 में पूछा गया है, डेयरी जो ऑफिसर है उनमें भी पूछा गया है। ठीक है, और इवन इस बार PCS का जो लोअर PCS का हुआ था उसमें ये 2001 की जो जनसंख्या घनत्व था, और उसमें इन दोनों को ही पूछा गया था। ठीक है, सो ऐसे भी आ जा रहे हैं। और इवन 169 आपको दिया था, तो कंफ्यूज करने के लिए 169 159 कौन सा है आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कितना है, 382। उत्तराखंड का जो है वो 25वां स्थान है जनसंख्या घनत्व को लेकर पूरे देश में। और हरिद्वार, अल्मोड़ा जो है उनकी, जो हरिद्वार में तो वृद्धि आई है और अल्मोड़ा में जो है गिरावट आई है जनसंख्या वृद्धि को लेकर। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और पश्चिम बंगाल जो है उनका जो स्तर है वो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का है और पश्चिम बंगाल का है। और ये UKPSC रक्षक का जो 2024 का पेपर था उसमें पूछा गया था। तो इंडिया लेवल पर भी जो है सेंसस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एटलीस्ट हाईएस्ट लोएस्ट आपको देखने हैं। और उत्तराखंड के संदर्भ में आपको थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले आप आंसर मत देखिए, आप फोकस कीजिए कि आपको कितना आता है। छोलिया और पौना नृत्य जो है कुमाऊं के युद्ध नृत्य हैं। ठीक है, इन नृत्यों में तलवार और ढाल का प्रयोग वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता है। और चौफुला नृत्य हुड़का नामक संगीत वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो चौफुला नृत्य में एक PYQ भी आया हुआ है कि इसमें जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, चौफुला नृत्य का। और ये PYQs ही हैं, जो मैंने ग्रीन मार्क किया है वो PYQs हैं, पहले पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये वाला हमसे यहाँ से एलिमिनेट हम करते हैं, तो एक हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है इसमें। इस नृत्य को तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो छोलिया और पौना नृत्य है ना, उनमें क्या अंतर है आप देखिए। जो छोलिया और पौना है उनमें आपको ये अंतर मिलेगा, एक है गढ़वाल का और एक कौन सा है, कुमाऊं रीजन में होता है, तो दोनों कुमाऊं के नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वैसे तीनों क्या है, ये छोलिया है, पौना है, सरो है, ये सब वैसे वॉर डांस ही है, यानी कि युद्ध नृत्य ही है, लेकिन कुछ गढ़वाल के हैं, कुछ कुमाऊं के हैं। ठीक है, शादी या धार्मिक आयोजन जो है उस पर भी किए जाते हैं। और चौफुला जो है, ठीक है, ये यहाँ पर है कुछ और ठुलखेल करके होना चाहिए, इसको पहाड़ी रामायण कहते हैं, यहाँ पर ठुलखेल होना चाहिए। चौफुला जो है वो क्या है, उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और थाड़िया जो डांस है वो उसमें विवाहित लड़कियों द्वारा जो है पहली बार मायके आने पर किया जाता है। और पांडव नृत्य जो है ये महाकाव्य जो है महाभारत में भी दर्शाया गया है, उसके बेसिकली थीम पर बेस्ड है ये विषय, मतलब थीम
कौन सी थीम वहाँ पर फॉलो होती है। और लंगवई नृत्य जो है वो ढोल और नगारों के साथ में किया जाता है। खंबे के शिखर पर जो है इसे करते हैं। जो बेम्बू डांस है ना, चांदी नृत्य, ये पूछा भी गया था हाल ही में, तो आपको याद रखना है ये बेसिकली जो है उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल रीजन का है। मंडाल और केदार डांस, ठीक है, छोपती वगैरह, ये सब हम ऑलरेडी आई थिंक वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग मानने का निर्णय किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में, और ये पिछले आई थिंक 2024-23 में कहीं पर पूछा गया है प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात क्या था? बाल वाला जो है वो है 890। यहाँ पर देखिए शिशु और बाल में रखेंगे वो उनकी एज क्या होगी? 0 से 6, ठीक है, वर्ष मतलब ईयर्स। और बालक और बालिकाएं जो है उसमें आपको याद रखना है, बालक जो है वो ज़्यादा है, वो लगभग 52% के आसपास है, और ये 47% के आसपास है बालिकाएं। और जनसंख्या जो है वो कितनी है? बाल जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वो 13.44% है, और ये पूछा गया था पटवारी 2023 के पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर 2001 में क्या है, अब ये कंपैरिजन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। कई बार जैसे इस बार जनसंख्या घनत्व पूछा था लोअर पीसीएस में, कंपेयर करने को कि 2011 वाला और इस वाला बताइए। 2011 वाला जो है 189 है, और जो 2001 वाला था वो कितना था? 159। तो वैसे ही इस बार पूछ सकते हैं। पहले कितनी थी? 16% के आसपास थी, जो कि घटकर कितनी हो गई अभी? 13.44% हो गई। और शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है? ये है, ऑलरेडी पूछा गया था ये भी प्रश्न, पटवारी में पूछा गया, आई थिंक ये पूछा गया या ये, ठीक है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। और अल्मोड़ा का आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा है जो कि क्या है? 922। और पिथौरागढ़ का सबसे कम है जो कि है 816, ठीक है। और है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? कौन से उसमें करती है? उधम सिंह नगर में करती है। अब अनुसूचित जनजाति जो हैं वो कुल हमारे राज्य में जो है ऑफिशियली वो 5 हैं, ठीक है। और जो 1967 था उसमें राजी जनजाति को जो है वो एसटी का स्टेटस दिया गया था। अन्य जनजातियां जैसे राठी वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे जो है राजी जो है जनजाति जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या इन्हीं की है, बल्कि ये 600 के आसपास ही है, 600-700 के आसपास। फिर है भोटिया, फिर बुक्सा, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? थारू की। सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी, लमसम जो है मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। और फिर है जौनसारी, ये भी स्टार्टिंग के तो आपको याद ही रखने हैं, इवन ये 5 आपको याद रखने हैं। इनका असेंडिंग डिसेंडिंग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो थारू जनजाति है वो सबसे अधिक है, ये पूछा गया था पटवारी 2023 में, और यूकेपीएससी 2004 में भी ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किसकी है? थारू की। फिर जौनसारी, फिर बुक्सा, फिर भोटिया, फिर राजी। राजी जो जनसंख्या है उनके जो है कम होने पर जो है इशू भी है कि कम हो रहा है, और उसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। वो एक अलग मीन्स का मुद्दा है, उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। एसटी जनसंख्या जो है आंकड़ों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूएस नगर में है, और ये लमसम जो है वो लिख दी है यहाँ पर कि 1.23 लाख के आसपास है। फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, नैनीताल, ठीक है। और ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर भी दे दी है, ठीक है। और फिर है एसटी जनसंख्या, कुल जनसंख्या जिलों में अगर हम देखें तो पिथौरागढ़, देहरादून, यूएस नगर, सबसे पहले कौन सा है? यूएस नगर है, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ और नैनीताल। जो ऊपर वाला था वो आपका नंबर के हिसाब से था, और ये प्रतिशत के हिसाब से है, ध्यान दीजिए। क्या कोई अंतर है? ये भी आपको देखना है नंबर में और उसमें। अगर आप देखें तो यूएस नगर है, प्रतिशत में भी इसमें ज़्यादा है, और इसमें भी नंबर में भी ज़्यादा ही होगी फिर। और देहरादून, फिर पिथौरागढ़, कोई इसमें चेंज नहीं है ज़्यादातर। बस आपको लास्ट में यहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर? यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है टिहरी का दिया हुआ है सबसे लास्ट, और यहाँ पर क्या है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंट निकालेंगे उसके हिसाब से।
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जो है वो इन चारों में से कहाँ पे है? बागेश्वर में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर। देखिए तीसरे नंबर का आपको दिया है, स्टार्टिंग के दो आपने याद किए होंगे, वही नहीं दिए, तो आपको 3 या 4 तो याद करने हैं, सबसे कम वाले भी और सबसे ज़्यादा वाले भी। देखिए लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था कि नैनीताल का नंबर बताइए कौन सा है, तो 4th नंबर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना वो लिखे हैं ग्रीन पेन से जो मार्क्ड है, वो पहले से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे पूछे गए। 4th रैंक है नैनीताल के जनसंख्या के हिसाब से जिलावार। और फिर कुल जनसंख्या कितनी है रुद्रप्रयाग की? वो इतनी है, और हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, वो 18 लाख के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऊपर ये प्रतिशत में है और ये वैसे है। देखिए उत्तरकाशी जो है उसमें आपकी सबसे कम है और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। कौन सा? जन घनत्व और दशकीय वृद्धि दर, ये हम देख चुके हैं ऊपर, एक ही क्वेश्चन आया था ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड में जो है 31 मार्च 2021 तक हस्तशिल्प उद्योग के तहत पंजीकृत परिवारों की अधिकतम संख्या जो है वो किस जिले में है? सो ये जो है ये उधम सिंह नगर में है। इस बार भी आपको ना ये करके जाना है। ठीक है, क्या कोई उद्योग चल रहा है, रूरल जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं? ये महिलाओं का योगदान कहाँ पर है, रूरल में ज़्यादा है या अर्बन में है? बेरोज़गारी दर कितनी है? और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, सिडकुल के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और जो भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? वो क्या है? हरिद्वार। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम देख चुके हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कामकाजी जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? ये है 28.53%। अब दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से देखें तो किसकी ज़्यादा है? फिर सबसे पहले है मुस्लिम, फिर ईसाई है, फिर सिख है, फिर है हिंदू, जैन, बौद्ध एंड अन्य। ठीक है, और ये है लिंगानुपात, हिंदू फिर ईसाई, ये जो है धार्मिक आधार पर जनसंख्या दी हुई है। आप इसे जल्दी जल्दी ऐसे स्क्रॉल करके एक एक नज़र मार सकते हैं इस पर, अदरवाइज टाइम नहीं है, इट्स ओके। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है 74.4%। ठीक है, इस पर मैंने इम्पोर्टेंट जो है कुछ जनसंख्या का जो इंडिया लेवल पर है वो मैंने टेलीग्राम पर कुछ फोटोज़ भेजी है, आप उन्हें देख सकते हैं। इंडिया लेवल पर जो इम्पोर्टेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या का के आधार पर निम्नलिखित जिलों में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उन्हें आरोही क्रम में बोला गया है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम पहले आएगा, फिर आगे आगे करके देखना है। तो 3 4 2 1 हमारा बन रहा है। 3 कौन सा है? रुद्रप्रयाग, फिर है 4 चंपावत, फिर है बागेश्वर, फिर है उत्तरकाशी। ठीक है, तो पूछा गया था हमसे व्यवस्थित करना है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? यह 18.76%। अनुसूचित जाति को अगर हम देखें, कुल जनसंख्या जो है एसटी और एससी दोनों की मिलाकर कितनी है? 21.65% है, और ये एससी की कितनी है अकेले? 18.76% आपको मिलेगी। और उसके बाद उसमें भी पुरुष ज़्यादा है, फिर है महिलाएं, और फिर लिंगानुपात जो है वो कितना है? 936। और एसटी की जनसंख्या कितनी है? 2.9%, यानी कि 2.9% है। और इसमें भी क्या है? पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है, 1% का इसमें अंतर आ रहा है। और लिंगानुपात कितना है? 963। और ये लैब असिस्टेंट और यूकेपीएससी, पीसीएस या फिर आईटीआई,
ITI आई थिंक प्रिंसिपल वाले पेपर में पूछा गया था 2024 में, जो आई थिंक दिसंबर में हुआ था। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम जो है वो है उत्तरकाशी में, ठीक है, इनमें से। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है, सबसे अधिक है, सॉरी। तो अधिक किस में है? मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कुछ आपका बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मेघालय का ही सबसे ज़्यादा है, इसलिए इंडिया लेवल पर अभी आपसे एक दो स्टार्टिंग के एक दो जो हाईएस्ट लोवेस्ट है उस तरीके के पूछेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ पे है? इसमें मिजोरम। आई थिंक ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कामकाजी जनसंख्या में निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कामकाजी जनसंख्या को कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक लेवल पर इनको बांटा गया है। तो कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देन अदर वर्कर्स। ये ही जो है पेपर में पूछा गया था किसी, आई थिंक अगर मुझे याद है तो ये नागालैंड PSC में पूछा गया है। और जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? इनमें से कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की जनगणना के हिसाब से 2001 और 2011, ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि 2011 और 2001 की तुलना में आप बताइए। और इसका लोअर PCS का प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 5 अगस्त 2022 को निम्नलिखित में से किस मेले को राज्य मेला घोषित किया गया है? ये किया गया है जागर को। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2022 से लेकर जो 24 तक के हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो 2022 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो उत्तराखंड का जो वोट परसेंट है ना MLA का, वोट वैल्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो कितनी है? अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए। आपको ऑप्शन मिलते हैं 54, 64, 74 एंड 84, ठीक है। वैसे सेंसस 1971 के हिसाब से बतानी है। फिर है 5 अगस्त 2022, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 और सितंबर, ये जो है आपको याद रखना है, ये अमेंड हुआ है हाल ही में, इसलिए ये न्यूज़ में था 2022 में। पर्यटन मंत्रालय ने किया है जागर मेले को राज्य मेला घोषित, ठीक है। मंत्रालय भी पूछ लेते हैं कई बार, मंत्रालय नहीं डिपार्टमेंट होगा क्योंकि मंत्रालय जो है वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं। फिर जनवरी में जो है 13 जनवरी 2023 को क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो नेपाली लोग हैं उन्हें विदेशी मूल का शब्द उनसे हटा दिया जाए। और 15 अगस्त को क्या आया था? लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। और 22 अगस्त को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो है लॉन्च की गई थी। और 23 सितंबर 2023 को क्या हुआ था? सीखो और कमाओ, जिसमें कि आयु जो है 18 से 45 वर्ष, अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा इसको किया गया था। एंड देन रण कौतिक मेला किस स्थान पर लगता है? उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर। तो ये टिहरी में लगता है, ठीक है। रण कौतिक मेला उत्तरकाशी जो है वहाँ पर कौन कौन से मेले होते हैं? बिस्सू होता है देहरादून और उत्तरकाशी वाले इलाके में आपको मिलेगा। जौनसार बाबर वाले रीजन में भी आएगा, तब भी आप इसे टिक करेंगे। चक्राता, थोथा युद्ध यहाँ पर होता है। लोसर और खरसाली है। चमोली में जो है हरियालीपुरा, नन कौतिक, तिमुंडिया मेला जो कि जोशीमठ का है। टिहरी में जो है चंद्रबदनी, रणभूत कौतिक, विकास और सुरकंडा और वीर गब्बर सिंह जो मेला होता है चंबा में
वो है। ठीक है, सो आपको रणभूत कौतिक और नॉन कौतिक में दोनों में आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है। एक चमोली का है, एक टिहरी का है। पौड़ी का जो है वैकुंठ चतुर्दशी है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में होता है। जब भी कभी किसी मंदिर में ना कोई फेयर लगता है, कोई इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मंदिर पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है। तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है, जहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी जो है मेला लगता है। दंगल और गेंदी और उसका खटोकी का जो उत्सव है यहाँ पर मनाया जाता है। और रुद्रप्रयाग में जो है गौचर फेयर मनाया जाता है। देहरादून में अगेन बिस्सू जो है, देहरादून उत्तरकाशी दोनों में टपकेश्वर, जखोली, नूनाई झंडा फेयर गुरु राम राय से रिलेटेड है। ये झंडा फेयर के बारे में एक चीज़ और याद आ रही है, वो ये है कि बिजनेस जो मेला है वो किसको मतलब जिसका पर्पस होता है बिजनेस करना, वो भी झंडा फेयर है। भद्रराज जो है मसूरी का विंटर लाइन कार्निवल, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। और इस पर जो है वो इंग्लिश में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। सभी फेस्टिवल्स पे जो है या तो आपको वीडियो का जो सॉल्व पेपर है उसमें मिल जाएंगे, या फिर जो पीसीएस का पेपर सॉल्व है उत्तराखंड जीके का स्पेशली पार्ट, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुरही और रणसिंगा है। ठीक है, तुरही और रणसिंगा क्या है? तत्वाद्य है, यानी कि तंत्र वाद्य है, या सुशीर वाद्य है, या फिर घन वाद्य, अवनद वाद्य। सुशीर वाद्य होते हैं तुरही और रणसिंगा। यहाँ पर जो है फूक वाद्य को ही सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे तुरही, रणसिंगा, इसको अंकोरा भी कहते हैं। नागफनी, मोछंग, मशक बीन और ऊर्ध्वमुखी वीणाई जो है, वीणाई यहाँ पर कट है क्योंकि विनाई इसमें नहीं आता। विनाई जो है वो धातु और घन वाद्य में आपको मिलेगा। ऐसे ही आएगा आपका एलिमिनेशन से आपको जाना होगा, जैसे आपको थोड़ा बहुत पता हो ना कि इनमें मिक्स करके दे देंगे, कहेंगे कि विच वन इज नॉट करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है आप बताइए। तो इस तरीके की आपको किसी एक या दो के याद करके जाने, या तो आप ये वाले याद कर लीजिए या ये। ठीक है, तार और तंत्र वाद्य में है कौन कौन से? सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा, वीणा यहाँ है, वीणाई यहाँ पे है। ठीक है, चर्म वाद्य में ढोल, हुड़का, और जो ये हुड़का है ना वो चर्म वाद्य है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। धतीमा, दमाऊ यानी कि तांबे से बना होता है ये, अवनंद और वाद्य जो है एलिमिनेशन के आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत आपको बताना है उत्तराखंड में। तो हमने देखा था 2.9% है, और ये डेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। कुमाऊं पर आक्रमण जो है 1790 में के समय नेपाल का राजा कौन था? ये थे रण बहादुर शाह। और निम्नलिखित में से कुमाऊं पर आक्रमण जब किया था तो उसका नेतृत्व नहीं किया था, वो किसने नहीं किया था? वो क्या था? अगर आपको याद हो, अशोक चल तो बहुत पहले के हैं, देखिए 1191 से 1209 के आसपास के हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन से जाना था, आपको याद नहीं भी हो। वैसे किया किसने था? हस्ती दल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे और शूरवीर थापा, ये थे उस टाइम पे। अशोक चल का जो शासन था वो गोपेश्वर में इनका त्रिशूल शिलालेख जो है वो मिला हुआ है। बैराट कुल तिलक जो है इनका है। और अशोक चल के बारे में जैसे बोध गया, अशोक चल चट्टान शिलालेख इनका मिला हुआ है। दुमकोट और दोनकोट जो साम्राज्य की स्थापना ये की गई थी, और सुई साम्राज्य का उदय, राजा जो अनंतपाल थे कत्यूरी, उनके साथ में इनका कुछ एपिसोड चला हुआ था, उसे आपको वैसे बस याद रखना है कि मतलब राजा कौन थे, अनंतपाल थे, बस ऐसे नाम याद रख सकते हैं आप, अशोक चल से रिलेटेड है। गोरखाओं को रक्त पिपासु किसने कहा था? ये कहा था कैप्टन हियरसे ने। ठीक है, हियरसे भी हो सकता है इसे, सी या फिर से। ठीक है, हियरसे। जबकि जो डॉक्टर अजय सिंह रावत ने कहा था कि गोरखाओं का आगमन क्या कहा है? इन्होंने कहा था यमराज के आगमन जैसा है, इन्होंने अपनी बुक में ये कहा है। और वैसे रक्त पिपासु किसने कहा है? कैप्टन हियरसे ने कहा है। गोरखाओं का जो शासन है, सैन्य प्रशासन जो उनका है, गोरखा सेना में जो है हर जाति के लोग आपके शामिल थे। ठीक है, और यहाँ पर जग्गरिया और जागचा कार्यरत सैनिक थे, और डाकरिया डाकचा जो है वो क्या होते थे? सेवानिवृत्त जो है सैनिक होते थे, जिनको 2 साल के अंतराल वाले जो सैनिक थे, जिनको छुट्टी दी गई थी बेसिकली,
और जो गोरखाओं का जो मुख्य हथियार था वो था खुखरी, ठीक है। उसका बनाने का केंद्र वैसे कौन सा है, गढ़ी यानी कि डोटी में है ये, ठीक है, जहां से ये हथियार बनाए जाते थे। संबंधित जातियों में खुखरी जो है नेवार जाति है। और जो ये प्रश्न है कि गोरखा जो ब्राह्मण और दार गुलाम जिनको कहते थे, और गुलाम जो है वो बच्चों को, जो गुलाम बच्चे होते थे उन्हें केती कहते थे, और जो न्याय प्रणाली थी उसमें दिव्य प्रथा पर आधारित थी, यानी कि गोल दीप, कढ़ाई दीप, तराजू दीप और अन्य तीर का दीप, इस तरीके के इनके चलते थे। इसको हमने डिटेल में वैसे करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, बस इसलिए मैं बस ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको करवा देती हूँ। अभी जैसे किताबों में जो पढ़ने की ज़रूरत है आपको, वो या तो आप परीक्षा वाणी ले लीजिए, या फिर डॉक्टर अजय सिंह रावत के जो अपने नोट्स बनाए होंगे ना, उनको आपको अभी रिवाइज करना है, तुरंत पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वैसे आप सोचेंगे कि मैं दोबारा रेफ़र करूँगी तो फिर इतना टाइम नहीं है ना। तो गोरखा और कुमाऊं तथा गढ़वाल शासकों के साथ में हुए सभी युद्धों का विस्तार में अध्ययन करें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में ना ऐसे एपिसोड्स पूछे गए हैं, जैसे गोरखाओं का युद्ध किसके साथ में हुआ था, कौन सा चंद राजा था, कौन सा जो राजा थे वो गढ़वाल के कौन से थे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी उनके बीच में, और कहाँ कहाँ कौन सी संधि हुई थी। सो वो सब आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक से एक बार कर लेनी है, और डॉक्टर अजय सिंह रावत के बुक में आप देख सकते हैं, या फिर यशवंत कटोच उनकी बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास जो बुक्स हैं वो उनमें अच्छे से दिया हुआ है। अभी तो आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड मोयरा द्वारा गोरखाओं के खिलाफ जो युद्ध है वो कब घोषित किया गया था, ये आई थिंक हमने किसी एक उसमें देख लिया था, फिर भी आप इसको एक बार ऐसे ही देख लिए। जो पिछला एमसीक्यू सीरीज हुआ है ना, स्टार्टिंग का 1 या 2, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया है, और ये भी हमने उसमें कवर कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दसई और दशहरा जो है वो फेस्टिवल जो है किसका पसंदीदा त्योहार था, ये था गोरखाओं का। अब यहाँ पर महावीर थापा और इनके बारे में कुछ डिटेल है, जैसे कि बालेश्वर टेम्पल चंपावत है, उसकी मरम्मत इन्होंने करवाई थी, और गोरखाओं की जो राजभाषा है वो है गोरखाली या गोरखाली। नेपाल के जो प्रथम ब्रिटिश निवासी थे वो कौन थे, ई गार्डनर, ठीक है। इनको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था। वैसे हमारे कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं वो फर्स्ट कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर ही थे। और बली कर जो है वो गोरखाओं द्वारा मनमाने ढंग से लगाया गया था, ठीक है। तो करों के बारे में बहुत बार पूछते हैं, जैसे पुंगाड़ी हो गया, और जो ये कर आते हैं जैसे चंदवंश में मांगा कर हो गया, ये आपको टैक्सेस अच्छे से करने हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेंगे। और जो 1812 है उसमें मूर क्राफ्ट का एपिसोड हुआ था। मूर क्राफ्ट हियर से गुलाम हैदर खान हरकदेव पंडित के साथ में जो है ये नेपाल पहुंचे थे, कौन, मूर क्राफ्ट, ठीक है, 1812 के आसपास। नेपाल के राजा ने बल्कि इनको जेल भी भेजा था, क्योंकि आई थिंक अनऑथराइज तरीके से ये वहाँ पर गए थे। मौलाना अब्दुल कादिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेपाल के आंतरिक हालात की जानकारी जुटाने के लिए वहाँ पर गए थे, उनको भी भेजा गया था। फिर कैप्टन नोक्स जो हैं वो उनको भी नेपाल भेजा गया था। लॉर्ड मिंटो जो है 1809 के आसपास अल्मोड़ा जंगल में चीड़ के उपयोग के लिए नेपाल से इन्होंने अनुमति मांगी थी। तब देखिए 1809 की बात चल रही है, 1815 तक जो है गोरखाओं ने यहाँ पर रूल किया था। तब लॉर्ड मिंटो वहाँ पर 1809 में इन्होंने उनसे परमिशन ली थी कि क्या हम चीड़ के जंगल अल्मोड़ा में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और जो बुटवाल संघर्ष है फिर वो कब से चला, जिसका मेन जो लड़ाई हुई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी का और सुदर्शन शाह वाला जो एपिसोड हुआ था जब उन्होंने हेल्प मांगी थी, तो वो इस वजह से भी वहाँ पर इनका जो है गोरखाओं के साथ में ठीक नहीं चल रहा था। तब इन्होंने लड़ाई जो है उसको एनकरेज कर दिया था। बेसिकली ये बुटवान जो संघर्ष है जो कि आज का गोरखपुर है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इसके बारे में हमने डिटेल में आई थिंक एमसीक्यूज में ही देखा है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी,
4 मार्च को फिर जो है 1820 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने आधिकारिक तौर पर टिहरी गढ़वाल रियासत पर जो है सुदर्शन शाह जो है उनको उनके अधिकार को स्वीकार कर लिया था। जबकि ऑलरेडी ये जो है ई गार्डनर और जो उनका रूल था कुमाऊं में, कुमाऊं वाले रीजन में, और कुमाऊं जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड गढ़वाल है ना उसमें 1815 से ही हो गया था। लेकिन इन्होंने टिहरी रियासत पर रूल कब माना? 1820 में जाकर ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया। किसका? जो राजा थे सुदर्शन शाह का। और जो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो कामिन जो शब्द है उनका कर्तव्य क्या होता था? उनका होता था कुछ गांवों में राजस्व एकत्र करना, ठीक है, उनसे एकत्र करना। और जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो किसने लिखा था? वो लिखा था हेमंत बिष्ट ने। फिर है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी तय करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो की गई थी दीक्षित समिति। और परीक्षा वाणी वगैरह में इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड गैरसैंण राजधानी, बुनियादी तथ्य जैसे कि है राजधानी भरारी सेन, ठीक है, चमोली में है। गैरसैंण जो है बाजार उसे 10 किलोमीटर ये दूर है लगभग। दूधातोली श्रेणी में आपको मिल जाएगी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर जो है यही है नियरेस्ट। और जो उत्तराखंड सीमा क्षेत्र है लोहाघाट के निकट ये पड़ती है, लोहागढ़ की। लोहाघाट चंपावत में है, लोहागढ़ है ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं। और चौखुटिया के निकट आपको मिल जाएगी। अब गैरसैंण को चुना क्यों गया है? क्योंकि मिडिल में है, गढ़वाल और जो कुमाऊं है उसके मिडिल में लगभग। प्रथम जो सत्र है वो 2014 में यहाँ पर मनाया गया था। किसका? जब मीटिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी, ठीक है। और जो निर्माण कार्य पूरा हो गया था फिर उसके बाद 2021 में जाकर ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है राज्य विधानसभा का जो दूसरा सत्र हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। ऐतिहासिक विकास अगर देखें तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने यहाँ पर तोली जो श्रेणी है, परंतु जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ऐसा कहा था कि रेकमेंड किया था कि इस जगह पर आप बनाइए, लेकिन उनकी मृत्यु फिर हो गई थी। रीजन और था, लेकिन जो रेकमेंड किया था वो किसने किया था? इन्होंने किया था। फिर है उत्तराखंड आंदोलन चंद्रनगर, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड है गैरसैंण वाले एपिसोड से। फिर कौशिक कमेटी आई थी 1994 में, गैरसैंण को मान्यता इन्होंने देने को कहा था। फिर बाबा मोहन उत्तराखंडी, उन्होंने आमरण अनशन किया था। इस प्रकार जो है बहुत सारी लोगों के इमोशंस इसके साथ में जुड़ गए थे। अभी भी जब ये मुद्दा उठता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि गैरसैंण को ही जो है फुल फ्लेश्ड कर देना चाहिए। और जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग जो है गैरसैंण उपयुक्त नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा था। तो देखिए दो आयोग के अलग अलग व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। कौशिक समिति ने कहा था कि कर देते हैं इसे, और जो दीक्षित आयोग है उन्होंने क्या कहा था कि इसके कुछ अभी इश्यूज हैं, पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद में देखा जा सकता है। यानी कि इन्होंने रिजेक्ट किया था ज़्यादातर, इन्होंने इश्यूज उसमें बता दिए थे कि गैरसैंण को अगर बनाते हैं तो क्या क्या इश्यूज हो जाएंगे। और राजधानी क्यों होनी चाहिए ये मेंस एग्जाम का अलग से मुद्दा है, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेंस का ही है। महत्वपूर्ण आंकड़े अगर आप देखें, उत्तराखंड के कुल जिले 13 हैं, कुल ब्लॉक 95 हैं, ग्राम पंचायत जो है 7000 के आसपास है, और कुल ग्राम लगभग इतने हैं। और अधिकतम जो है वो पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे। ग्रामों की संख्या आई थिंक ये। और जो उत्तराखंड के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, अब पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कौन थे? प्रोटेम स्पीकर जो है वो है काजी मोइनुद्दीन। और जो आपको याद होगा प्रकाश पंत कौन थे, ठीक है, यशपाल आर्य कौन थे, इलेक्टेड थे पहले या फिर निर्वाचित थे, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और अगर आपको पता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उत्तराखंड में किस मेले में मछली पकड़ने की परंपरा है? कौन से वाले में है? मौन मेला जो है, मौना मेला या मौन मेला भी कहते हैं। और स्यालदे भुखौती कहाँ होता है? चैती मेला कहाँ लगता है? जैसे काशीपुर में। और ये है
पिथौरागढ़ में जो है जौलजीबी मेला लगता है काली और गोरी रिवर के संगम पर, और ये धारचूला में उसके आसपास है। जौलजीबी जो है बेसिकली वहाँ पर लगता है काली और गोरी के संगम पर। थल जो है वो उत्तराखंड में जलियांवाला बाग दिवस जो है उससे आधारित है, ये थल मेला जो लगता है उस पर। और जो उधम सिंह नगर है वो कौन सा है, बाल सुंदरी मेला यहाँ पर लगता है। चैती मेला काशीपुर में लगता है। मेले जो है उत्तरानी कूली बेगार से, बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट चला था उत्तरानी मेला जो है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस फैलाई गई थी कूली बेगार के बारे में। और फूल देवी जो है चैत के महीने में लगता है। बिखौती बैसाख के महीने में। ये यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन है, इस तरीके पूछे जाते हैं कौन सा मेला या कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसमें किस में मनाया जाता है। और फिर जागर मौना जो है वो मछली पकड़ने के लिए है जो क्वेश्चन था। बिरही गंगा पर गोहना झील का निर्माण कब हुआ था, ये हुआ था 1893 में। 1893 अगर देखें तो यहाँ पर जो है इसकी गहराई इतनी थी। अभी जो है जो ये गोहना लेक है फिर बाद में खुद से भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ऐसा रिकॉर्ड है। और जो संस्कृत को अगर हम देखें तो दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था, इसे किया गया था 2010 में। ये करंट अफेयर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। सो ये इसका जो है आपको प्ले लिस्ट देखनी है, ठीक है, ये वाली प्ले लिस्ट देखनी है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इसी चैनल पे आपके मिल जाएगी आपको। उसमें हमने संस्कृत के बारे में इवन हमने इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादातर कवर कर लिए हैं, अप्रैल तक के हमने उसमें कवर्ड है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। गलत जो सुमेलित है वो है मूर्खली कलाई में नहीं पहनी जाती, ठीक है। तिलहरी गला, मुंदरी हाथ और मूर्खली, और ये वाला गलत है। बुलाक जो है वो नाक में ही पहना जाता है। अभी देखें तो उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण है ये सभी PYQs हैं जो इस पेज में हैं। माथे पर कौन कौन से हैं वो जो है एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं। वैसे नाक में जो है वो बुलॉक, नथ और फूली और लौंग जो है वो नाक में पहनी जाती है। कान में जो है वो बुजनी यानी कि तुग्याल, मूर्खली जो है यहाँ पर आएगा, कान में पहना जाता है। और मुंद्रा और गोरख जो है वो पुरुष पहनते हैं कानों में। और गले में जो है तिलहरी, चरियो, ये जो हरे पेन से मार्क किए हुए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हसूला, सूत और खुंगली जो है, या फिर गुलोबंद, चंद्रहार, लॉकेट, चंदोली, चंपाकली और तिमरिया सब गले में पहने जाते हैं। हाथ में जो है गोखले, धागुला, खंडवे और पौजी, और अंगूठी या फिर ठुआक या फिर मंदारी जो है वो पहना जाता है। यहाँ पर पूछा गया था EOTRO में कि हाथ में क्या मूर्खली पहना जाता है, तो हमने अभी ऊपर देखा मूर्खली कहाँ पहना जाता है, ये है आपके कानों में, ठीक है। तो ये वाला एलिमिनेशन से आप कर सकते थे। जैसे गले में जो ऊपर है ना, मैं कह रही थी कि माथे पर जो आप कह रहे थे, सॉरी मैं कह रही थी कि माथे पर जो भी पहने जाते होंगे वो आपको पता चलेगा। जैसे शीश फूल होता है या मांग टीका जिसको कहते हैं, इस तरीके की वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे अगर आपने ये वाले नीचे वाले सभी याद कर लिए। ज़्यादातर जो है गले के, कान के, नाक के, हाथ के, इस तरीके से पूछे जाते हैं। हाथों में ये हो गया। कलाई में जो है वो पौजी है। पौजी हैंड में भी अगर आप कहें देखें, वैसे पर्टिकुलरली अगर आप कहें तो रिस्ट पे यानी कि कलाई में ये पहना जाता है। और कमर में जो है इसको बार बार डालते हैं यहाँ पे गले के उसमें या फिर हाथ के उसमें। तो आपको याद रखना है जो तगड़ी या तिगड़ी है वो किस में पहना जाता है, वो कमर में पहना जाता है। और कंधों पर जो है स्यूल, सांगल, और पैरों की उंगलियों पर बिछुए पहने जाते हैं आई थिंक, और मतलब पक्का है। और जो पैर में है जैसे कंडवा, इमरती, पोंटा। अब जब आपको वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आप एलिमिनेट उनसे करिए जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आते हैं। जैसे सोना है ना, सोने से बने हुए तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हसूली, ये ज़्यादातर सोने से बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और चांदी जो है वो उनसे बने हुए कौन से, तगड़ी होती है जो हम कमर में पहनते हैं। जोड़ी और ये पौजी, गोखले, और जो पैरों के मोस्टली जो आभूषण होंगे ना वो चांदी के बने होते हैं। चांदी और सोने के जो है अन्य दूसरे जो हैं हमने ऊपर देखे वो, बाकी सोना चांदी किसी से भी बनाए जा सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाले केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये है तो ये चांदी के नहीं बन सकते करके।
नंदा राज्य यात्रा में अंतिम झील कौन सी है? अंतिम झील जो है वो है होमकुंड, ठीक है। और निम्नलिखित में से अगर कौन सा राज्य का संगीत वाद्य यंत्र है? संगीत वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? ढोल है। अभी हमने इसको ऊपर ही देखा था। ढोल किस में आता है? चंद्रवाद्य में। और हुड़का, धतीमा, दमाऊ ये सब चर्म वाद्य में आते हैं। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा फूक वाद्य है? तंत्र वाद्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं ना, जो कल्चर वाला टॉपिक है उत्तराखंड का, प्लीज उसको आप रिवाइज करके जाइए। नंदा देवी ग्लेशियर समूह में इसके अंतर्गत कितने ग्लेशियर आते हैं? इसके अंतर्गत 7 ग्लेशियर हैं, मतलब बेसिकली 7 ग्लेशियर का समूह है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। सूची 1 को, इसको आपको खुद से ही करना है, जैसे हारदूदा है, मैचअप करना है इसको। और यहाँ पर हारदूदा जो है वो नाग देवता से मैच्ड है, यानी कि ए जो होना चाहिए वो 2 से मैच्ड होना चाहिए। और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वो आपका सही है। जो बी है छपेली, वो क्या है? एक नृत्य है। और चौफुला गीत है। और गेंदी जो है वो मेला है। ये पूछा गया प्रश्न है, ऑलरेडी आ चुका है ये। और उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, जैसे चौमासा जो है ना वो मानसून ऋतु के थीम पर बेस्ड है। और जो तोड़ी राग्य है, ये प्रश्न पूछा गया था कि ये प्रातः काल में गाया जाने वाला राग्य है। और छपेली हमने देखा था ऊपर अभी। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है किसने करवाया था? वो किया था दौलत राव सिंधिया ने। और किस मंदिर के नक्काशीदा लकड़ी के दरवाजे और पैनल राष्ट्रीय, आई मीन डाउट कि ये यहाँ पर है या नहीं है, लेकिन लकड़ी के दरवाजे और पैनल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली ले जाए गए थे, ठीक है। कुल मिला के आपको ये देखना है कि किस मंदिर की हम बात कर रहे हैं। यह है कटार मल, जो सूर्य मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं। अभी इसके जो अवशेष हैं वो कहाँ पर? इसके अवशेष नहीं, बेसिकली इसके जो इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, जैसे दरवाजे हो गया, पैनल हो गया, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में रखे गए, ठीक है। इनको ले जाया गया था वहां पर। और निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून जिले में स्थित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो सतला देवी, चंद्रबदनी, टपकेश्वर, लातू देवता, ये जो है ये चमोली में है। और एक और जो माँ चंद्रबदनी का है ना, वो आपको याद रखना है, वो टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में लाखा मंडल जो है मंदिर है। और ये पूछा गया था ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये नगर शैली का मंदिर है। ऋषिकेश देहरादून में जो है वो भारत के मंदिर हैं। जैसे ऋषिकेश का जो प्राचीनतम मंदिर है वो कौन सा है? भारत मंदिर। और जो नीलकंठ है महादेव मंदिर, वो भी यहाँ पर है, त्रिवेणी घाट। और जो कैलाश निकेतन है वो भी है। और मसूरी में कौन कौन से है? कैप्टन यंग द्वारा जो है प्रथम नगर पालिका मसूरी के इम्पोर्टेंट, जो जरूरी नहीं है मंदिर ही यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु है ना उस रीजन को लेकर वो लिखे हुए हैं। जो नगर पालिका की बात करें, लाल तिब्बा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पीक है ये। गंगोत्री और यमुनोत्री का जो प्रवेश बिंदु है वो किसको कहा जाता है? मसूरी को। भट्टा जलप्रपात, हाडी जलप्रपात यहाँ पर मिलेगा। ज्वाला देवी मंदिर मिलेगा। बिनोक जो हिल के है उसके निकट है ये। और बिनोक हिल मतलब जो पहाड़ी है वो। और जो मसूरी मलिंगा होटल है वो भी है यहाँ पर। शायद ये किसी यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन में पूछा गया होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। हरिद्वार मायापुरी चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर है, ठीक है। ये इनमें ना कंफ्यूज कर देते हैं कई बार कि मनसा देवी बताएंगे और नील पर्वत मैचअप में दे देंगे। तो आपको याद रखना है चंडी देवी मंदिर जो है वो नील पर्वत पर है, मनसा देवी मंदिर बिलवा पर्वत पर है, ठीक है। और ये दोनों हरिद्वार की ही बात है। यहाँ पर भारत माता मंदिर है हरिद्वार में। भारत माता और भारत मंदिर अलग अलग है आई थिंक। तो भारत माता मंदिर जो है हरिद्वार में है, उत्तर प्रदेश में भी एक पड़ता है। तो ऐसा होगा ना कि कई कई बार जो अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मंदिरों के नाम आपको सिमिलर टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है।
सो उत्तर प्रदेश में भी है। जो भारत मंदिर है वो ऋषिकेश में है, और ये वाला कौन सा है, हरिद्वार में है। दक्ष प्रजापति जो है मंदिर वो भी हरिद्वार में है। गायत्री तीर्थ भी यहाँ पर है। पौड़ी में श्रीनगर में बेसिकली वो कौन सा है, अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर श्रीनगर आपका है। ठीक है, तो कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा नगर जो है वो जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसके बाईं तरफ है या दाईं तरफ। तो अलकनंदा नदी के जो इम्पोर्टेंट नगर हैं बाईं दाईं किस ओर पड़ रहे हैं वो भी आप देख के जाइए। और अलकनंदा, यमुना, काली और भागीरथी रिवर, इन चारों के देख के जाने हैं। जहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पंचप्रयाग हैं वो तो देखने ही है, उसके अलावा जो अलग अलग नदियाँ उनकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे मिल रही है ना, सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, वो नगर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और धारी देवी मंदिर है, किशोरी मंदिर है, कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पर, और श्रीनगर में ही 3 गढ़ करके है। शंकर मठ यहाँ पर है। श्रीयंत्र टापू भी जो है श्रीनगर में है। कोटद्वार के बारे में जानते हैं, गढ़वाल का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। सिद्ध बलि मंदिर यहाँ पर है। जो मोर ध्वज है उसका किला जो है चांद पहाड़ी कोटद्वार में है। कण्वाश्रम जो है वो यहाँ पर है, उससे संबंधित है ये। ठीक है, और जो कोटद्वार है खोह नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न आई थिंक पूछा गया है यूके SSSC में। और जशवंतगढ़ जो है, जो अभी पहले लैंसडाउन था इसका नाम, अभी कालेश्वर मंदिर यहाँ पर है। देवलगढ़ जो है वो वहाँ पर राजेश्वरी मंदिर है। और खिरसू भी कहाँ पर है ये पूछा गया था, खिरसू कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पौड़ी में आपको याद रखना है। पौड़ी में जो पौड़ी शहर है उसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे। अभी तक हम देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट की। गिव मी 1 मोमेंट। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सो नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है, वो है पौड़ी में, जो कि द्रविडियन शैली में है। अगर कोई नॉर्थ इंडिया का मंदिर है ना और वो कोई अलग शैली में है, जैसे कि द्रविडियन शैली वाले जो मंदिर है वो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, यानी कि दक्षिणी भारत में आपको मिलेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन है, नॉर्थ इंडिया में कोई मिलता है तो वो टेम्पल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये यहाँ पर है। और शुभ और निशुंभ ये भी जो है पौड़ी से ही रिलेटेड है। तारकेश्वर मंदिर जो है वो पौड़ी में है, जो कि 12 जो शिव ज्योतिर्लिंग है ना उनमें से एक है। यहाँ पर नदियाँ आपको मिलाएंगी, कौन कौन सी, विषगंगा और मधुगंगा, 2 नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी। और गढ़वाल की जो राजधानी है श्रीनगर से पौड़ी, वो कब शिफ्ट की गई थी, वो 1840 में की गई थी। ठीक है, पौड़ी से रिलेटेड ये फैक्ट है ना, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि मंदिर से डायरेक्ट हम पॉलिटी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे चले जा रहे हैं, तो लेकिन पौड़ी के एक साथ में लिख दिए फैक्ट जो पूछे गए। ठीक है, एकेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर है, सतपुली में। कई बार ना ये पर्टिकुलर लोकेशन भी पूछ ली जाती है। और राहु मंदिर ये पूछा गया था, जो कि डंगसेरा पैठानी में है। अगला प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कब मिली थी। ये यूके SSSC का क्वेश्चन है। ये असल में है चंपावत में, 1993 में ये मिली थी। और चंपावत से जो है हिंगला देवी मंदिर यहाँ पर है, कूर्मा शिला यहाँ पर है, जिसका जो है जो कुमाऊं का नाम पड़ा है वो इसी हिसाब से पड़ा है। और प्राचीन नागनाथ मंदिर है, बाणासुर किला यहाँ पर है, और पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है वो यहाँ पर है। और मुगलगढ़ी जो है वो कहाँ पर है, चंपावत में। और ये वीडियो का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। गोपेश्वर का निर्माण किसने करवाया था। गोपेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा गणपति नाथ ने करवाया था। जो ये ऑप्शंस में है ना बाकी, वो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी डिटेल हो सके तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें देखनी है। चमोली जो है उसमें ब्यास गुफा है, बद्रीनाथ के आसपास है ये। बद्रीनाथ
कि जो नियरेस्ट जितनी गुफाएं हैं या जो बद्रीनाथ में हैं, ठीक है, या केदारनाथ में हैं, वो पढ़नी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, आसपास कोई इम्पोर्टेंट पीक है, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बद्रीनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? दौलत राव सिंधिया ने। बद्रीनाथ के निकट जो है कुंड कौन कौन से हैं? तप्त कुंड है, नारद कुंड है, बाईं ओर है ये, और मुचकुंद गुफा है, जबकि ब्यास कुंड जो है वो यहाँ पर नहीं है। कुंड की बात चल रही है ये, ठीक है, जो व्यास गुफा है वो तो है। बद्रीनाथ में जो है नर नारायण पर्वत है, और अर्जुन और विष्णु पर्वत भी यहाँ पर हैं। और जो रुद्रनाथ मंदिर है ना, वो भी चमोली में ही है। और जो मंदिर है कल्पेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है, ये होगा आपका हेमकुंड साहिब, ठीक है। हेमकुंड और होमकुंड दोनों ही कहाँ पर है? चमोली में है। और जो लक्ष्मण मंदिर है वो कहाँ पर है? चमोली में। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है, पर्टिकुलरली पूछा जाता है। और ज्योतिर्मठ भी इसका नाम अब पड़ गया है। गोपेश्वर गोपीनाथ राजा गणपति नाथ द्वारा जो है वो मंदिर बनाया गया था, चमोली में ही है। और जो इम्पोर्टेंट घाटियां हैं चमोली में वो कौन कौन सी हैं? उर्गम घाटी है, चिनाब भी है, सोल है, निजमुला, नीति है, ठीक है। और बसपा घाटी जो आई थी एग्जाम में पूछी गई थी, एलिमिनेशन से उसको करना था, ये थे उसमें ऑप्शन में, और एक बसपा घाटी दी हुई थी। तो ये बसपा घाटी यहाँ की नहीं है, चमोली की नहीं है। तिमरसैंण जो है वो नीति घाटी में है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है। तिमरसैंण जो है चमोली में ही पड़ता है। बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन निवास है जोशीमठ, इसका नाम अब ज्योतिर्मठ पड़ गया है। और मणिकर्णिका कुंड भी चमोली में ही है। कोट भ्रामरी मंदिर किस जिले में स्थित है? यह है बागेश्वर में। बागेश्वर के बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बैजनाथ मंदिर यहाँ पर है। गोमती और गरुड़ गंगा जो है उसके संगम पर है। बागनाथ मंदिर भी यहाँ पर है, गोमती और सरयू नदी के संगम पर है। कोट भ्रामरी भी बागेश्वर में ही है। और कौसानी जो है वो पूर्व में जो है, पूर्व का जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के अंदर में ही आता है, क्योंकि बागेश्वर और अल्मोड़ा अब अलग हो गए हैं। लेकिन पहले जब गांधी जी, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, उससे पहले की बात करें तो कौसानी में जो है वो गांधी जी रुके थे। और जो लक्ष्मी आश्रम है कौसानी में, वो बागेश्वर में सरला बहन है उनसे जुड़ा हुआ है। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये बना हुआ है कत्यूरी शैली में, ठीक है। उत्तर काशी के जो और मंदिर हैं, जैसे श्री काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर ही है। और मंदिर जैसे परशुराम, अन्नपूर्णा, लक्षेश्वर, और जो हर की दून है ओसला के उत्तर में ये पड़ता है। हर की दून उत्तरकाशी में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब यूके ट्रिपल एससी के प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और नेलोंग घाटी जो है उत्तराखंड का लद्दाख जो है, इसको कहा जाता है, ये गंगोत्री के उत्तर में है। और नदी जैसे जार गंगा, जटा गंगा, जानवी, ये तीनों एक ही नदी के नाम है। श्रृंगी ऋषि गुफा कहाँ आती है? ये प्रश्न पूछा जाता है। और रिंगाली देवी मंदिर जो है उत्तरकाशी में ही है। फिर आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। और सूचियों पर जो है ये कोड आपको दिए गए, इनके हिसाब से आपको चूज करना है। श्रृंगी ऋषि गुफा अभी हमने देखी, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो ए का मैच होता है हमारा 2 से, जो कि इन दोनों में है, ठीक है। और बी का हमारा है नाग देवताल, ये कहाँ पर है? ये है आपका रानीखेत में। वशिष्ठ गुफा आपको याद होगा, इससे भी आप कर सकते थे, टिहरी में ये पड़ता है। और शंकर मठ कहाँ है? पौड़ी में है। और उत्तरकाशी का हमने डिस्कस कर लिया था। रामचरितमानस जो है वो किस नदी को सुरसरी के नाम से इसमें जाना गया है? इसमें जाना गया है मंदाकिनी को, ठीक है। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है? सुरसरी। यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कार्यान्वयन समिति का सदस्य निम्नलिखित में से, जो कार्यान्वयन समिति है ना, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है ड्राफ्टिंग कमेटी, वो अलग है, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। ये इम्प्लीमेंटिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। इसमें से कौन नहीं है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी में है रंजना प्रकाश देसाई। तो ये कार्यान्वयन समिति में नहीं है, ठीक है। जो जिन्होंने ड्राफ्ट किया था ना, उनकी हेड है रंजना प्रकाश देसाई। तो एलिमिनेशन से आपको ये करना था। बाकी जो है
इस समिति में कौन है? शत्रुघ्न सिंह हैं, अजय मिश्रा जी हैं और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल हैं। और वह जो है, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, वो मसौदा समिति जो है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रही थी, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। अन्य सदस्य कौन कौन से हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के? प्रमोद कोहली और मनु गौर। और जो सदस्य हैं जैसे सचिव के तौर पर वो कौन है? श्री अजय मिश्रा। और यहाँ पर नोट आपको याद रखना है, उत्तराखंड सरकार ने जो है 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए जो है, जो हमारी सेवानिवृत्त जो है जज थी, जस्टिस यानी कि न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनके अध्यक्षता में जो है इस 5 सदस्यीय समिति का जो है वो गठन किया था। और समिति में जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जैसे प्रमोद कोहली, वो भी हैं इसमें, मनु गौर, शत्रुघ्न सिंह, और दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं सुरेखा डंगवाल, वो भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर है ये। मंडान नृत्य को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? केदार नृत्य भी कहा जाता है। अब नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे शोलिया और पौना हमने ऊपर, आई थिंक ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आंख मिचौली क्या है? आंख मिचौली जो है चित्रकला का प्रकार है। जो परीक्षा वाणी है ना, उसका जो आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है उत्तराखंड का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका ही, उसी में से ही जो है ये क्वेश्चन है। आंख मिचौली क्या है? ये कला है। और यहाँ पर उत्तराखंड में भेड़ के ऊन से क्या नहीं बनाया जाता है, पूछा गया। नहीं बनाया जाता है वो है पश्मीना भी बनाया जाता है, चुटका और थेलमा भी बनाया जाता है, लेकिन रिंगाल जो है वो नहीं बनाया जाता। रिंगाल जो है वो बांस से बना हुआ यानी कि लकड़ी का शिल्प है, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? गलत कौन सा सुमेलित है? शिल्प का भाग और इससे बनी वस्तुएं आपको देखनी है। काष्ठ शिल्प जो है वो पाली, थेकी, कुमैया, बाडेल और नाली, ये सब जो है काष्ठ शिल्प हैं। इनकी आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट तरीके से जब ट्रांसलेशन किया गया हो, थोड़ा बहुत इधर उधर स्पेलिंग हो सकती है हिंदी में। चर्म शिल्प जो है वो है बाडे और शार्की। और जो फाइबर है वो रिंगाल फाइबर का नहीं है, यहाँ पर गलत सुमेलित पूछा गया था। जो रिंगाल है वो बांस से बना हुआ है, ठीक है। काष्ठ शिल्प में ये आएगा। जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। मिट्टी का शिल्प अगर हम देखें तो ढिकारे या ढिकरा या फिर चिलम जो है मिट्टी के शिल्प में आ जाएंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बद्रीनाथ मंदिर के द्वारा पट्टिका पर वज्रासन मुद्रा में शिव की मूर्ति है, ठीक है। और बैजनाथ में भगवान शिव की मूर्ति जो है वो नगर शैली में निर्मित की गई है। और इन दोनों में से आपको कोड चूज करना है। ये दोनों ही असल में गलत है। जो केदारनाथ मंदिर है ना, उसमें शिव की मूर्ति है, बद्रीनाथ में नहीं है, ठीक है। केदारनाथ शिव की मूर्ति याद रखना है। और कत्यूरी शैली जो है उसमें ये मंदिर जो ऊपर है भगवान शिव का, जो बैजनाथ में जो मूर्ति है ना वो नगर शैली में नहीं है बल्कि किसमें है? कत्यूरी शैली में बनी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन आप यूके SSSC में ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों ही हमने ऊपर देखा था। मेहरोड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है उसका गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1977 में जाकर किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले जो हैं वो अन्य राज्यों से या देशों से जो है कोई सीमा साझा नहीं करते हैं, पूछा गया, ठीक है। नहीं करते हैं यानी कि लैंडलॉक जो जितने भी जिले हैं वो आपको बताने। तो आपको पता होगा कि 4 जिले ऐसे हैं जो कि साझा नहीं करते हैं। एक तो अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक प्रणय गीत नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो प्रणय गीत जो है वो लाली नहीं है, ये एक मौसमी गीत है।
ठीक है। और ये आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज करना है। और जो प्रणय गीत है वो भी ध्यान में रखने हैं, जैसे लामन है, छोपती है, छूड़ा है, ये सब प्रणय गीत है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। बिना आंसर देखे एक बार ट्राई कीजिए इसे। नृत्य या गीत जो हैं वो कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा था लाली जो है वो गीत है। और खुदेड़ भी होता है, बहुत बार पूछा गया है, बसंती लाली, ये सब गीत ही हैं। बस इनके प्रकार आपको देखने हैं, कौन कैसा है, नृत्य है, मौसमी है, कौन सा है। इसका उत्तर है, जैसे जो हमारे पास क्या है, एक आध मैच है आपका। नृत्य गीत कौन कौन से हैं? जैसे है तांदी, इसको तांदी भी आ सकता है, दो वाला भी बना सकते हैं इसको। ये हिंदी में जो है ट्रांसलेशन में ऐसा हो जाता है। थाडिया डांस जो है वो है, बैर है, ये तांदी जो है ना वो ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना, तांदी। और थाडिया को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, थाडिया। और बैर हो गया, चाचर हो गया, ठीक है, चाचर, इस तरीके से आ जाता है। सो हमारे पास ये हो गए। ए का मैच्ड है 3, तांदी, थाडिया और बैर, चाचर। सो अलग अलग, जैसे कई बार ये तो पूछे जाते हैं ज़्यादातर 2-3, जैसे बैर हो गया, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। मौसमी गीत कौन कौन से हैं? एक आपका मैच्ड है, अभी हमने देखा था लाली, उसमें है, लाली पूछा भी गया है, EOTRO में कहीं ये पूछा गया था। खुदेड़, बसंती और लाली मौसमी गीत है। रोमांटिक और क्या कौन सा, प्रेम गीत कौन कौन से हैं? वो हैं आपके सरू और कुमेर और बाजूबंद। देखिए, एक होता है सरौ नृत्य, सरौ ऐसे लिखा होगा। ये जो नृत्य है ये वॉर नृत्य है, ठीक है। और ये गाने की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा है, सरू, ठीक है। सरू, कुमेर और बाजूबंद, ये रोमांटिक या फिर प्रेम गीत है। और शुभ गीत जो है वो कौन से माने जाते हैं? जैसे जनेऊ, चूड़ाक्रम, कर्म और छठी, ठीक है, ये बने हुए हैं। अब निम्नलिखित में से आपको गीतों का समूह जो है वो नहीं है, आपको वो देखना है। भौनी, जागर, चैती, पसारा, कुलाचार, पट, चूरा, फ्यूली जासी, फ्यूली जसी होगा, और विरुदावली, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। इसी से आपको एलिमिनेट करना है कुछ चीज़ों से। पवड़ा जो है, पवड़ा है ये, पावड़ा या पवड़ा भी इसको लिखते हैं, ठीक है। पवड़ा, कटकू, सारंगी, झांझ, झांझ को ध्यान दीजिए, पवड़ा, बैर, हुड़किया बोल, ठुलखेल, इनमें से गीतों का समूह नहीं है पूछा गया। तो आपने थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर लिया होगा। सा इनमें से जो नहीं है वो है पवड़ा, कटकू, सारंगी और झांझ। ये आपको क्या दिखेंगे, ये सब क्या है, वाद्य यंत्र भी है। जैसे झांझ का भी तो पूछा गया था, PYQ है 2024 में पूछा गया था, ये क्या है, घन वाद्य है। सारंगी जो है वो तंत्र वाद्य या तार वाद्य है। और जो उत्तराखंड के संदर्भ में जो है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तुरही, रणसिंगा, अंकोरा, मोछंग, अलगोचा उत्तराखंड में प्रसिद्ध बांसुरी व पवन संगीत वाद्य हैं। बांसुरी या पवन संगीत आप यानी कि फोक वाद्य, आई थिंक कह सकते हैं आप इनको। ये स्टेटमेंट सही है वैसे। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो दमाऊ, ढोल और धतीमा, ढौर और हुड़का है वो ठोस या धातु लिखा हुआ है, संगीत वाद्य है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है, क्योंकि हमें सही चुनना था। अब हम इनके बारे में जानते हैं। जो ढोल वगैरह हैं वो मैंने आपको बताया था चर्म वाद्य हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चंद वंश के शासनकाल में किस दिन स्थानीय लोग जो हैं वो राजा को उपहार देते हैं? ये कौन सा होता है? औलघिया यानी कि घी संक्रांति के दिन। जैसे घुघुतिया यानी कि मकर संक्रांति जो है, कुमाऊं माघ का महीना जो होता है उसमें ये मनाई जाती है। बिखौती जो है विषुवत संक्रांति है ये, और बैसाख के महीने में इसको बनाई जाती है। ये गलत लिखा हुआ है। फूलदेई जो है वसंतोत्सव है, चैत्र का महीना जो आता है उसमें मनाया जाता है, और दिनों में मनाया जाता है ये बेसिकली। जैसे अब सप्ताह में मनाया जाता है, 15 दिन, माह में मनाया जाता है। और औजी जो है भगवान के लिए वो गीत गाते हैं, औजी जो लोग हैं वो गाते हैं। और यहाँ पर है उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो कब लिखा गया था? एक बार इसे ट्राई कीजिए। वैसे ये 6 फरवरी 2016 को लिखा
क्या था। इसका जो टाइम पीरियड है ऑलरेडी ये PYQ पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में एकल एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दी गई थी? ये कौन सा था? 104 वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ना सब देखते हैं, 101 से आपको पढ़ना है। जैसे GST वाला जो था ना, वहां से लेकर आपको 106 तक, जो कि महिलाओं की जो सीटें हैं आरक्षित हो रही हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में, वो आपको जो लोकसभा है उनमें आपको देखना है। 101 से लेकर 105 तक सभी अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से करने हैं। उनके जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं और मैचअप करने के लिए भी आ सकता है। मोनाल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? मोनाल जो है वो 8,000 से 20,000 फीट तक पाया जाता है। ये पक्षी है हमारा राज्य पक्षी। और फिर उत्तराखंड के जो प्रमुख पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये करंट अफेयर में है, ठीक है। याद रखना है आपको, मुख्य सचिव की जो पोस्ट है वो करंट अफेयर में है, क्योंकि अभी हाल ही में कोई बने हैं। और जो अजय विक्रम सिंह है वो क्या है? पहले मुख्य सचिव थे। आपको पूरी लिस्ट पढ़ के जानी है इनकी। अभी के आपको मुझे बताना है कि अभी कौन बने हुए हैं। मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ मुख्य सचिव के लिए। वो है कि जैसे एक है राधा रतूरी मैम बनी है, या फिर आनंद बर्धन बने हैं, या फिर कौन बना है वो आपको मुझे बताना है। कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है 36,000 से 400 मीटर। अब ये कोई लमसम अमाउंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर एक्सेप्शनल, कहीं पे आगे भी मिल जाते हैं, नीचे भी मिल जाते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे। काचुला खर्क जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है वो कब स्थापित किया गया था? ये 1982 में किया गया था। किस श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? इसे कहा जाता है दूधातोली को कहा जाता है। शिवालिक, ट्रांस हिमालय और इनको नहीं कहा जाता, ठीक है। उत्तराखंड के बीचों बीच में है दूधातोली, जो कि वाटर डिवाइड का भी काम करता है। और कस्तूरी का रासायनिक जो नाम है वो क्या है? जो केमिकल नेम है वो कौन सा है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकानॉल, ठीक है। मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकानॉल जो है इसका नाम है। ये पूछा गया एग्जाम में। ब्रह्म कमल की कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ये पाया जाता है 48,000 से लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजिनस, ठीक है। और ये जो है इसका नाम भी आता है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किसका नाम है ये। ब्रह्म कमल में जो पुष्पन है उसका मौसम कौन सा है? उसका मौसम है जुलाई से सितंबर का, ठीक है। और उत्तराखंड का अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है? यानी कि अक्षांश के हिसाब से चलना है। एक होते हैं देशांतर ऐसे, और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो है अक्षांश, ठीक है। वो वाली आपको बतानी है। उसका विस्तार जो है वो 28 डिग्री से लेकर 43 इंच तक है, ठीक है। नॉर्थ में ही हमारा उत्तराखंड पड़ता है। वहां से लेकर कितना है? 31 डिग्री से 27 इंच, या मिनट में आप कहते हैं, वो याद रखना है आपको। लगभग 4 का अंतर है, 4 डिग्रीज का अंतर है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483। और ब्रह्म कमल में किस देवी का संबंध है? कौन सी देवी है? वो है नंदा देवी। उनका संबंध किससे है? ब्रह्म कमल से। आप कंफ्यूज कर सकते हैं कई बार सरस्वती से, तो नंदा देवी याद रखना है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में स्पेशली। एंड देन उत्तराखंड एंड देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी भी आ सकता है, ये है स्टेटमेंट टाइप भी बन सकते हैं आप, ठीक है। या अगर वन लाइनर में नहीं पूछे तो स्टेटमेंट बताइए, और उनमें कुछ ना कुछ आपके एक आध जो पॉइंट होंगे वो गलत भी हो सकते हैं, तो आपको कैच करना है उन्हें। इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। 77 डिग्री 34 इंच से लेकर 81 डिग्री 02 इंच ईस्ट, ठीक है, याद रखना ईस्ट। और उत्तरांचल का विकास परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 30 से 31 मई को 1988 में सोबन सिंह जिन्ना द्वारा, ठीक है। और ऐसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट वो पूछे जाते हैं कि कौन सा, जैसे यूकेडी का फॉर्मेशन किसने किया था, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे,
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कौन रहे थे। पर्वतीय विकास परिषद जो है वो 1973 में से फॉर्म कर दिया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल ये मसूरी में फॉर्म किया गया था, और जो प्रथम इसके अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, डॉक्टर देवीदत्त पंत, या फिर डीडी पंत करके भी आ जाता है इनका नाम। उत्तरांचल के उत्थान परिषद जो है वो कब बनाया गया था, 1988, जिसकी हमने ऊपर बात की थी। और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 89 में आई थी, 1989 में दिल्ली में, और द्वारका प्रसाद उनियाल इससे जुड़े हुए हैं। और उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा इससे जुड़े हुए हैं। कई कई बार मैचअप में इनके नाम, इनके ईयर्स, ये सब आपको मिल सकते हैं। ठीक है। सभासर पुस्तक के लेखक कौन है, ये कौन है, सुदर्शन शाह, इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और बाकी पवार वंश और चंदवंश दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनके साथ साथ में उत्तराखंड का स्टेट मूवमेंट और जो इम्पोर्टेंट वन आंदोलन है वो भी सब इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन उसके दौरान जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा की घटना हुई थी वो कौन सी तारीख को हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 को हुई थी। 1994 में आखिरकार कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, देखिए राम शंकर कौशिक कमेटी जो है वो भी गठित की गई थी। हम ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हो, लेकिन जैसे 1994 में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उससे आपको जो 1994 में बाकी घटनाएं हुई थी ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मतलब याद रहेंगी कि 1994 में और क्या क्या हुआ था। सो ये कौशिक कमेटी जो है उसको भी गठित कर दिया गया था, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए क्या था। और 1 सितंबर को क्या हुआ था, खटीमा गोलीकांड हुआ था, इसको काले दिवस के रूप में भी जानते हैं। और 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था, मसूरी झूला घर अगर आएगा तो वो भी ठीक होगा। 7 सितंबर को क्या हुआ था, उत्तराखंड के लिए जो 27% का आरक्षण है ना, उस पर सहमति बनी थी। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ, फिर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जिसमें कि 6 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। 1995 में मैती आंदोलन जो है ग्वालदम चमोली से स्टार्ट हुआ था। नैनीताल जिला 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, 1995 की है। और उत्तराखंड राज्य को मजबूत करने के लिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये कब किया गया था, 1979 में। ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड को एक राज्य के रूप में बनाने की जो घोषणा की थी, और राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा में जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसको कब भेजा गया था, तो एक पहला जो हुआ था, रिस्पेक्टिवली पूछी गई है। ठीक है, जो पहली है घोषणा कब की गई थी, 96 में, और फिर विधानसभा में कब भेजा गया, 98 में। ठीक है, 1900 की बात चल रही है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी, तो ये की थी इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने। सूर्य प्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, कौन सी 2 नदियां मिलती हैं यहाँ पर मिलती है लस्तर और मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो रही है, लस्तर और मंदाकिनी जो है सही नाम होगा। ठीक है, ये मिलती है सूर्य प्रयाग में। और फिर है आपके पास गांधी जी के जो अवशेष हैं वो किस झील में विसर्जित किए गए हैं, ये किए गए हैं सरवदी ताल, जिसको आज हम चोराबारी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। और फिर है जनगणना, अगेन सेंसस का क्वेश्चन है। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह है 943। जो यहाँ पर है ये है उत्तराखंड से रिलेटेड, क्योंकि 963 है अभी। ठीक है, उत्तराखंड का 2011 के सेंसस के हिसाब से जो लिंगानुपात है वो कितना है, 963, और पहले कितना था,
2001 में 62 था, 962, एक की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। ये कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं, पहले कितना था अब कितना है। RO में ये वाला पूछा गया था। और राष्ट्रीय औसत जो है वो कितना है 943, उससे हमारा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये गैपिंग भी पूछ सकते हैं, ऐसे घुमा के क्वेश्चन अगर बनाना होगा। उत्तराखंड जो है वो 13वें नंबर पर है अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो, ठीक है। 7 जिलों में ये बढ़ा हुआ है और 6 जिलों में जबकि घटा है। और टिहरी और नैनीताल में बढ़ा हुआ है लिंगानुपात, पिछले सेंसस के मुकाबले चंपावत में घटा हुआ है, ठीक है। 7 जिलों में जो है लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, याद रखना है। महिलाएं यानी कि पुरुषों से 7 जिलों में अधिक है। और लिंगानुपात जो है शहरी कितना है, इतना है, ग्रामीण जो है 884 है। यहाँ पर है उत्तराखंड में सभी प्रकार की सेवाओं में महिलाओं को कितना क्षेत्रीय जो कितना क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, ये दिया गया है 30% का, ठीक है। प्रतिशत में ही पूछा गया होगा ये, आई थिंक होना चाहिए इससे प्रतिशत यहाँ कहीं लिखा हुआ, लेकिन 30% आप याद रखें, ठीक है। सो आज का हमारा ये जो आई थिंक ये 90+ क्वेश्चन जो हमने करे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी जो ये MCQs हैं, इनके जो टॉपिक्स हमने कवर करे ना उत्तराखंड से, जैसे सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 प्रश्न जो हैं एटलीस्ट बनेंगे सेंसस से। और जो कल्चरल जो क्वेश्चंस हमने करे, मंदिरों को लेकर हमने करे, उनसे रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रेफर कर रहे हैं ना, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।